ओके, चलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टॉपिक आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो ही तो हैं। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला टाइप क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों की कहानी हम देखते हैं। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट इज नोन एज म्यू। म्यू क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट इज इक्वल टू सी बाई वी। ये क्या कहलाता है? सी बाई वी कहलाता है म्यू, है ना। ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको भी हमें पढ़ना है और उसको भी हमें पढ़ना है। इन दोनों के बारे में ये बातें सिमिलर है। ये दोनों के दोनों क्वांटिटी स्केलर है। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दोनों क्या है? स्केलर हैं। इन दोनों में से किसी का भी कोई यूनिट नहीं होता है, ना डायमेंशन होता है। दे हैव नाइदर यूनिट नॉट डायमेंशन। इन दोनों में से किसी का भी ना यूनिट होता है और ना डायमेंशन होता है। ओके, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव पढ़ते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज डिफाइंड एज, लिखते हैं फॉर्मूला C इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्स नॉट, 1 अपॉन रूट अंडर एप्स नॉट इनटू म्यू नॉट, वेयर एप्स नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, और म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। E क्या है? देखिए यहाँ V, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट इज इक्वल टू E, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, उसका अंडर रूट ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इन दोनों के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो E बाई एप्स नॉट इज इक्वल टू E आर, म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता करना है कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का होता है। और उससे पहले एक चीज आप समझ लो कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन v होता है। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। जो स्पीड ऑफ लाइट है c, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में इतना स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। ठीक है, इससे कम ही होगा। सो C विल बी ग्रेटर देन V। इसका मतलब क्या हुआ? C बाई V इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स म्यू इज ग्रेटर देन 1। म्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो सबसे कम कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? सबसे कम कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? तो हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं म्यू मिनिमम की बात करें अगर बात करते हैं तो C डिवाइडेड बाई V मान लो फ्री स्पेस अगर लेते हैं तो C बाई C इज इक्वल टू 1। ये क्या है भाई? ये है मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। जो वैक्यूम है ना, फ्री स्पेस, उसका ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबसे कम है। कारण क्या है कि उस मीडियम में स्पीड का लाइट का स्पीड क्या है? सबसे ज्यादा है। क्योंकि आप इस चीज को समझो कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V इफ C इज कांस्टेंट। C अगर कांस्टेंट है, C क्या है? कांस्टेंट है। अगर C कांस्टेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम में स्पीड सबसे ज्यादा होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ओके, और जिस मीडियम में ये बहुत ज्यादा होगा, उसका कम होगा। और ये स्पीड सबसे कम है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो कौन से मीडियम का सबसे ज्यादा होगा? बता दिया क्या? हमने मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम की बात बताते हैं। तो कौन से मीडियम स्पीड सबसे कम होगा वो भी आप पता कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मान लो कि हम लोग डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं, दैट इज इक्वल टू, मान लो कि 2.414 आया, रूट अंडर 2। कितना आ रहा है? रूट अंडर 2 है।
उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है उस मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम फाइंड कर सकते हैं। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि √2 है, मान लिया मैंने। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, सी बाई वी इन डायमंड। वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बाई √2, सी बाई √2। सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई √2। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, रेशनलाइज कर दूं तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दे रहा हूं तो ये कितना आंसर है 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2। काफी इजी वे में इसको ले जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायमंड में हम लाइट का स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इसको डिवाइड किया तो आया 1.5 और क्या करेंगे यहाँ पे 1.5 को आप 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, हम फाइंड कर सकते हैं। ये फायदा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करके हम किसी भी मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं प्लस स्पीड भी फाइंड करेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हमने देखा कि एक मीडियम के लिए क्या था, स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है। किसी दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, उसमें क्या होता है स्पीड चेंज करती है लाइट की और साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज करता है। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जिस किसी मीडियम में लाइट का स्पीड डिक्रीज करेगा उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ब्लू लाइट जा रही है, मान लो कि फ्री स्पेस से वाटर में ब्लू लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो लाइट फ्री स्पेस से अगर वाटर में ब्लू लाइट जा रही है तो आपको ये चीज तो पता होगा ना कि स्पीड घट रही है। ब्लू लाइट की क्या होगी, स्पीड घटेगी, प्लस साथ में यही पता होना चाहिए कि उसका वेवलेंथ भी घटेगा। चाहे वो वायलेट लाइट हो, चाहे ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, सबका स्पीड फ्री स्पेस में आपको पता है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस सारे वेवलेंथ का लाइट, सारे लाइट के वेवलेंथ का स्पीड क्या होता है, सेम होता है फ्री स्पेस में। लेकिन जब किसी दूसरे मीडियम में जाता है, इन डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा किसी मेटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड होती ही नहीं है। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, तो दूसरे शब्दों में आप ये समझिए कि डेंसर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर लाइट जा रही हो तो स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगा। ओके, चलिए इस बात को भी समझ में आया। तो यही मैं बताना चाह रहा था, फॉर ए गिवन मीडियम नोट द फ्री स्पेस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। स्पीड किस पे डिपेंड करता है, लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। चलिए, तो हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। स्पीड ऑफ लाइट रेशियो है सिंपली स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू A + B by लैम्डा स्क्वायर। फ्रॉम द कॉची रिलेशन, कॉची रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ा, कॉची रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। म्यू इज इक्वल टू A + B लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस मीडियम का लैम्डा, ये लैम्डा जो है वो क्या है, कम होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और इसका जिस मीडियम का लैम्डा ज्यादा हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कॉची रिलेशन से कॉची ने बताया था, उन्हीं के नाम पे कॉची रिलेशन आया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू A + B लैम्डा स्क्वायर। चलिए ठीक है, इतना ही बात समझ में आई। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। देखिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम डिफिनेशंस हैं। आप जानिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो रहा है, 1.5 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो रहा है। तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, म्यू को डिफाइन कैसे करते हैं, C/V। भाई सिंपल है, ये क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिसे नहीं पता हो जान लेंगे। और
उस मीडियम में स्पीड कितना है भाई 1.5 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये से ये कैंसिल हुआ और इससे आया 2 और इससे कट करके आया 10, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 20। इजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 है, तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसी इक्वेशन का यूज करेंगे और इसी इक्वेशन का यूज करेंगे v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सी बाई म्यू का मतलब है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ रहा है देखिए 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में, उस मीडियम में इतना स्पीड होगा। चलिए ठीक है, 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। चलिए इतना बात समझ में आया। तो एक्चुअली स्पीड को कैसे डिफाइन करें, 1/म्यू। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पता करना हो तो 1/म्यू। चलिए ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा नॉट। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो फिर दूसरे मीडियम में लाइट जब जाती है तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा अगर होगा तो भाई आप क्या पता कर सकते हैं, इससे क्या पता चल रहा है, तो इसको डिवाइड कीजिए। इसको डिवाइड करके आप देखेंगे कि c बाई वी इज इक्वल टू म्यू, और ये आप देख रहे हैं ये कितना आ रहा है लैम्डा बाई लैम्डा नॉट। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशन आ रहा है। ब्यूटीफुल रिलेशन मैंने इससे पहले बताया था, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस लैम्डा नॉट। ओके, चलिए इसी के बेस पे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो कि 4000 एंगस्ट्रॉम किसी लाइट का वेवलेंथ है फ्री स्पेस में, वेवलेंथ इन फ्री स्पेस लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा इन ए पार्टिकुलर मीडियम इन ए गिवन मीडियम इज गिवन एज 3000 एंगस्ट्रॉम। देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस डेफिनेशन से आप निकाल सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू कितना है लैम्डा नॉट बाय लैम्डा। कितना आंसर आ रहा है 4000 बाय 3000, 4/3 आंसर हो गया, काम खत्म। लैम्डा नॉट इतना है, म्यू इतना है, तो लैम्डा कितनी होगी, तो इस चीज का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कितना आ रहा है 7000, ये कितना आ रहा है 7000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3.5। 3.5 को डिवाइड कीजिए दैट इज इक्वल टू 2, मतलब कितना आ रहा है 2000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितना आ रहा है, तो ये वेवलेंथ जो है किसी मीडियम कितना आ रहा है 2000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलिए अब लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जानेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द वर्ड इंडिकेट, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है ये रिलेटिव है, मतलब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो है सिंपली, ये भी रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको बोलेंगे, बोलने का क्या मतलब है, कैसे इसको लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सिंपली ये रेशियो है। सिंपली क्या है रेशियो, μ2 बाई μ1। μ2 क्या है c बाई v2, c बाई v1, ये रेशियो है। क्या इसको रेशियो डिवाइड करेंगे v1 बाई v2, ये जो रेशियो है। और इसको आप लिख सकते हो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इस केस में ये क्वांटिटी है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है लेस देन 1 भी हो सकता है। लाइक दैट हम ये भी समझ सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसको हम लिखेंगे ऐसे μ1 2, ऐसे लिखेंगे 1 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू c बाय v1 और v2 इज इक्वल टू c बाय v2, v2 बाय v1, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। चलिए हमने इस तरह से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है।
दोनों क्वांटिटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो स्नेल्स लॉ से तो एक बात तो क्लियर कट आपके समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 भी होता है और लेस देन 1 भी होता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1 ही होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता, क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या है, ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। कहानी मैंने क्यों बताया था, क्योंकि c बाई v आ रहा है, ये क्या आ रहा है, c बाई v जो ऑलवेज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसको देखिए, ये इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और इसमें क्या है, लेस देन 1 भी और इक्वल टू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, तो स्नेल्स लॉ को फिर से हम लोग स्टडी करेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ आपने क्या पढ़ा था, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, μ1 by μ2 इज इक्वल टू sin r by sin i लिखा हुआ है, देखिए, है ना। तो μ1 by μ2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। चलिए, ये क्वांटिटी लिख दिए, ये क्वांटिटी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। चलिए, μ2 by μ1 ये भी लिख सकते हैं, इसको हम μ2 by μ1 भी लिख सकते हैं, तो क्या आएगा, sin i by sin r दैट इज इक्वल टू, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे μ2 एंड μ1। चलिए, इतनी सारी बातें हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। क्या कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बाउंड्री इनविजिबल हो जाती है, क्या क्या कंडीशंस है ना, जो रिफ्रैक्शन नहीं होता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस रिफ्रैक्शन का नहीं होना, रिफ्रैक्शन का नहीं होना क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट एट ए बाउंड्री, कोई लाइट अगर इंसिडेंट है बाउंड्री पे तो उस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट में बेंडिंग नहीं आएगी, लाइट अनडेविएटेड चला जाएगा और बाउंड्री जो है इनविजिबल रहेगा, बाउंड्री नहीं दिखेगा। जो दूसरा मीडियम है उसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट रखोगे भी तो वो ऑब्जेक्ट दिखने वाला नहीं है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट लाइट एट बाउंड्री, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंट लाइट जो है बाउंड्री पे गिरेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आ जाएगा। स्नेल्स लॉ से देख लो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। μ1 μ2 कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होता है कि बाउंड्री इनविजिबल होती है, तो जब बाउंड्री इनविजिबल होगी तो क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दैट इज इक्वल टू 0। इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन। देख लीजिए, नो रिफ्रैक्शन इन दिस केस, this medium has refractive index μ1 and this medium has refractive index μ2। और ऐसे केस में क्या हो रहा है, बाउंड्री इनविजिबल है, ये बाउंड्री क्या है, इनविजिबल हो जाता है, नहीं दिखता है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग इतना सारा पढ़े। एक और कंडीशन पढ़ेंगे जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तब, ठीक है। ओके, हम लोग अभी पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, लाइट क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, प्लस बेंडिंग भी हो रही है। लाइट में बेंडिंग होनी जरूरी है तो ही रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और एक लॉ आपको कॉमन मिलेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी एक चीज था, आप लोग पढ़ते होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों चीज, दोनों लॉ जो ये जो लॉ है दोनों में सेम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी है, सिमिलर है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, है ना। टू लॉज में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग हमारा टॉपिक क्या है,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला चीज ये आप जानिए कि पहला लॉ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट in a medium is constant, means mu refractive index and sine of the incident angle is constant। ये constant है। तो क्या है, mu1 sin i is equal to mu2 sin r। ये क्या है भाई, mu1 sin i is equal to mu2 sin r। angle of incidence is equal, angle of incidence क्या है, angle i, angle of refraction is equal to angle r। और ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा है स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ है। मतलब मैं आपको ये ग्राफ से बता रहा हूं कि मान लो ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। ये क्या है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकेंड मीडियम है, और दोनों मीडियम के बीच में हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है। ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, जा रही है। और दूसरे मीडियम में ये सीधा जाना चाहिए, इसको लाइट को क्या करना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जा करके बेंड किया अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना, इस लाइन से नहीं जा करके इधर चला गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। ये mu2 है। mu2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। mu2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड mu1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, mu1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। और इस केस में हम लोग ये समझेंगे कि mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2, देन ओनली हम ये यूज कर सकते हैं mu1 sin i is equal to mu2 sin r, तो ही रिफ्रैक्शन होगा। इफ mu1 is not equal to mu2, अगर mu1 is not equal to mu2 then रिफ्रैक्शन occurs। इस तरह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है जी। रिफ्रैक्शन होने का वजह क्या है, रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, तो ही रिफ्रैक्शन होगा। बेंडिंग होनी चाहिए, बेंडिंग तभी आएगा। ओके, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम आ गया है ना, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेस हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आता है, दो डिफरेंट सबस्टांसेस हैं लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, इस वजह से उनमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अच्छा, ये हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही लाइट नॉर्मल से दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम कैसा है, तो ये अगर इस सेकेंड मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, समझ लो ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है। ये कैसा है, रेयर मीडियम। ओके, और ये जो रे है वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, चलिए, इसी कहानी में अगर मैंने रेस को रिवर्स कर दिया, अगर मैंने मान लो रे को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो रे को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, उल्टा जाएगा ये रे, है ना, उल्टा रे चला जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब बताओ कि रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है। अभी भी रेयर मीडियम ये होगा, डेंसर मीडियम ये होगा, क्योंकि अब देखो इस मीडियम में जब रिफ्रैक्शन होगा तो इस लाइन के अलोंग नहीं आकर के, इस लाइन के अलोंग नहीं आकर के ये क्या किया, टुवार्ड्स नॉर्मल चला गया, टुवार्ड्स नॉर्मल चला गया, मतलब अब ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो मीडियम है, नॉर्मल लाइन है। ओके, ये क्या है, नॉर्मल लाइन है ना, ये मीडियम फर्स्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। अगर कोई लाइट यहां से इस बाउंड्री के पास जा रहा है, ओके, बाउंड्री के पास जा रहा है और इसको जाना चाहिए सीधा नहीं जा करके ये लाइट इधर चला गया, तो उस केस में आप बताओ कि अब क्या होगा। अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब बताओ कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। पहला मीडियम क्या है, रेयर, ऑप्टिकली रेयर, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। कैसे हमने बताया ये चीज,
ये हम कैसे समझे कि ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम डेंसर है, कैसे समझे? इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि जो रे नॉर्मल की तरफ जाए, रिफ्रैक्ट हो करके नॉर्मल की तरफ चले जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। और अगर कोई रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। ओके, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ज्यादा होगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जो एंगल ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे। जिस मीडियम में एंगल ज्यादा होगा उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे। जिसमें एंगल कम है, चाहे इंसिडेंस हो, रिफ्रैक्टेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलेंगे। ओके, तो ये हमने बताया आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो ही लॉ हैं, दो लॉ मैंने बताया, जिसको पहला लॉ को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। म्यू sin i इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए यहाँ पर देख लो, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। म्यू 1 sin i इज इक्वल टू म्यू 2 sin r। ये प्रोडक्ट जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। ये दो मीडियम है, फिर तीसरा मीडियम, चौथा मीडियम, पांचवा मीडियम, इस तरह से हमने प्रोडक्ट को क्या कर दिया है? कांस्टेंट रखा है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और दूसरे लॉ से आप काफी परिचित होंगे, सिमिलर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ सिमिलर है इससे, आप देख सकते हैं। इसको काफी इजी है समझना, इसमें कुछ भी माथा पची नहीं है। क्लास 9 10th के स्टूडेंट भी इसको समझ सकते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ओके।